अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का जी लास्ट लेक्चर रह गया इस चैप्टर का। तो आपके सपोर्ट की जी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। सिर्फ हम लोगों के आइसोटोप के यूजेस हम लोग पढ़ रहे थे, ये 2 यूजेस रह गए थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 यूजेस पढ़ा दिए थे, उसमें जो डेफिनेशन थी साथ वो भी करवा दी थी। ये 2 यूजेस आपको रह गए हैं, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर जो है ना उसको डिटर्मन करना, यानी कि केमिकल उसको उसकी साख्त को देखना किसी भी स्ट्रक्चर की ना, तो वो भी हम आइसोटोप की मदद से देख सकते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन केमिकल रिएक्शन। कहता है केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ताकि वो किसी एक एलिमेंट को ले ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड, और जब भी रिएक्शन हो रहा हो तो सबसे पहले वो एलिमेंट्स को देखे, एंड अल्टीमेटली टू डिटर्मन द स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट किस तरह का है। और वो किसकी मदद से हमें पता चलेगा? सिंपल सी बात है जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से हम लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अगर सी यानी कि C14 है इज़ यूज टू लेबल CO2। अगर हम लोगों ने ये देखना है कि CO2 का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका ढांचा किस तरह का है, उसका मॉलिक्यूल किस तरह का है, तो उसके लिए हम लोगों को जो आइसोटोप जो यूज़ करना पड़ेगा वो कार्बन 14 है, यानी C14 हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ तक ये कर लें, इतना ख़ास ये पॉइंट नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने ये कहा एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यानी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उनसे बिजली भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से हम लोग बिजली भी बना सकते हैं। इतना करके ये आगे लाइन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ से सबसे पहले फॉर एग्जांपल उसने कहा जी यूरेनियम 235 लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस बम्बार्ड विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, यानी कि यूरेनियम लिया 235 वाला और उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बरसात की है। न्यूट्रॉन की बरसात करने के बाद हुआ क्या है, ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस था ये ब्रेकअप हो गया, टूट गया टू प्रोड्यूस, और उसने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? बेरियम दिया है, क्रिप्टॉन दिया है, और 3 न्यूट्रॉन्स दिए है, और प्लस में यहाँ पे आप लिखते हैं एंड एनर्जी। आप खुद से लिख लें, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी बना के समझा देता हूँ एक्चुअली वो यहाँ पे आपको कहना क्या चाह रहा है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो इतनी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो आपको ये कह रहा है कि हमारे पास सिंपल, उसने सबसे पहले जी यहाँ पे यूरेनियम लिया, ठीक है, ये एक डब्बे के अंदर उसने जनाब यूरेनियम को रख लिया, ठीक है। अब यूरेनियम का जो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है वो दिया हुआ जी 235, और जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। इस और यहाँ पे उसने जनाब न्यूट्रॉन लिया, ठीक हो गया, स्लो मूविंग जो कि आहिस्ता चल रहा था। ये न्यूट्रॉन की जी बरसात की है, न्यूट्रॉन इसके ऊपर बरसते रहे हैं, बरसते रहे हैं, बरसते रहे हैं। थोड़ी देर तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस बर्दाश्त करता रहा, उसके बाद ये फट गया, और फटने के बाद इसमें से मज़ीद 4 चीज़ें निकली हैं। पहली चीज़ जो थी वो बेरियम निकला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी वो जी क्रिप्टॉन निकली। तीसरी चीज़ जो थी वो 3 न्यूट्रॉन निकले, और चौथी चीज़ जो थी वो जी एनर्जी निकली। एनर्जी का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जी गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गया। तो बेरियम जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो आपको पता है 139 है, और इसी तरह उसका एटॉमिक नंबर 56 दिया हुआ है। इसी तरह क्रिप्टॉन का जो ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास है वो 1 है, और एटॉमिक नंबर उसका 0 होता है। और ये यानी कि सिंपल न्यूट्रॉन बरसात की, न्यूट्रॉन इसके ऊपर बरसे, ठीक है, उसके बाद ये फट गया, इसके अंदर से फिर बेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन निकले, और साथ ही साथ एनर्जी की मिकदार, बहुत बड़ी मिकदार भी खारिज हुई। तो यही उसने यहाँ पे देखें आपको बताया हुआ है। उसने कहा सबसे पहले यूरेनियम के ऊपर बरसात की, ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की, वो न्यूट्रॉन जो बड़ा आहिस्ता चलता था। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट गया, और उसमें से जो बेरियम निकला, ठीक है, 139 उसका एटॉमिक मास है, क्रिप्टॉन निकला, और 3 न्यूट्रॉन निकले, एंड एनर्जी निकली। नीचे उसने इक्वेशन दे दी है कि यूरेनियम था, प्लस जब उसमें न्यूट्रॉन की बरसात हुई दोनों जमा हो गए, और उसमें से बेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन निकले, और साथ ही साथ एनर्जी निकली। साहब यहाँ पे आपने
सिर्फ ये इतना करना है, इसके अलावा आगे से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने इतनी तौफीक दी, तो हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेक्चर ढूंढने के लिए आपको कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप चैनल के अंदर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, और लेक्चर नंबर 1 थंबनेल के ऊपर तस्वीर में लिखा होगा लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 9th क्लास ऊपर लिखा होगा। आप वहाँ से जाके ईज़िली आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, मिल जाएंगी, ठीक है, अगर नहीं भी सर्च के अंदर मिल रहा। उसके बाद जी उर्दू मीडियम वाले जी परेशान हो गए होंगे, जो उर्दू मीडियम वालों को रीडिंग करवा देता हूँ। उसने कहा जी, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ताक़ुब करने के लिए और इस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड की साख्त मालूम करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर हम लोग अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं, और रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस तरह की, उनकी शक्ल किस तरह की है, ठीक है, वो देखने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। मसलन CO2 को लेबल करने के लिए C14 इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर आपको ये नहीं पता कि CO2 की शक्ल किस तरह की होगी, ढांचा किस तरह का होगा, तो उसके लिए जो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करोगे वो C14 होगा। यहाँ तक ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये बिजली वाली एग्जांपल आपने देख ली होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हो, जैसा कि उसने ये कहा हुआ है, ये आप कटिंग कर दें। यहाँ से बिजली पैदा करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन यूरेनियम 235 था, ठीक है, उस पर सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन की जी बरसात की है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट गया। तो यही स्टोरी जो मैंने अभी आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों को समझाई है, वही मैं आपको उर्दू मीडियम वालों को समझाऊंगा कि देखें, यूरेनियम था, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बरसात होती रही है, न्यूट्रॉन इसके ऊपर बरसते रहे, तो ये यूरेनियम टूट गया। यूरेनियम टूटा है, इसमें से बेरियम निकला है, क्रिप्टॉन निकला है, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, और साथ ही साथ एनर्जी निकली है। तो यही देखें यहाँ बता रहा है कि जब यूरेनियम 235 पे सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स की बछाड़ की, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ही टूट गया, और टूट के उसमें से बेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला, और 3 न्यूट्रॉन्स निकले, और बहुत ज़्यादा तवानाई की मिकदार भी खारिज हुई। यहाँ पे उसने सिंपल नीचे इक्वेशन दे दी है कि यूरेनियम जो है ना 235 उसका एटॉमिक मास था, ये उसका नंबर था, ये इसका एटॉमिक मास है 1, और ये उसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह बेरियम का एटॉमिक मास 139, और ये 56 इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 94 है, और इसका जो है 36 जो है एटॉमिक नंबर है। और इसी तरह 3 न्यूट्रॉन है, और साथ ही साथ प्लस तवानाई की बहुत ज़्यादा मिकदार खारिज हुई। तो ये आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे यहाँ तक। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जी पावर जनरेशन क्या है, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से किस तरह से हम लोग पावर जनरेशन करते हैं, तो आप सिंपल यहाँ से ये लिख सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी कि आइसोटोप के इस्तेमालात लिखें, तो उसमें से ज़ाहिर है पावर जनरेशन की आपने हेडिंग लिखनी है, और ये जो मैंने आपको यहाँ से बताया ये चीज़ें आपने करनी है, तो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी फॉर वाचिंग। और दोबारा फिर वही आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि व्यूज़ बढ़े। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनको नई लेक्चर्स मिल रहे, तो उन तक भी ये लेक्चर्स पहुँचे। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जी वीडियोस लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।